नमस्कार दोस्तों, हॉन्टेड शैडोज में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी आपके होश उड़ा देने और दिल दहला देने का वादा करती है। यह हर कहानी बेहद रोमांचक अंधेरे के रहस्यों और अनजाने खौफ के सफर पर ले जाएगी। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर डरावनी कहानी सीधी आपके पास पहुंचे। यह कहानी विक्रम रेड्डी द्वारा उनके गांव में सुने गए एक वास्तविक अनुभव पर आधारित है। कहानी जिन पर आधारित है उनके साथ रात में वहां क्या हुआ था यह किसी को नहीं पता। चलिए डर और रहस्य की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। गांव की कहानियां हमेशा ही मुझे ज्यादा डरावनी लगती हैं, क्योंकि जब भी हम किसी गांव के बारे में सोचते हैं तब हमें याद आता है घना अंधेरा, जो अंधेरे के साथ धीरे धीरे फैलता हुआ सन्नाटा लेकर आता है। हर तरफ नजर आने वाला खालीपन, ठंडी हवा के झोंकों के साथ शरीर में उठने वाली सनसनाहट, कानों में गूंजती हुई हवा की गूंज और हर जगह से आती हुई अजीब अजीब आवाजें सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जैसे कुछ अदृश्य हमारे पास आ रहा हो। भूतिया के किस्से बाकी कहानियों से थोड़े अलग ही होते हैं, जो अलग और डरावने होता है। यह भी एक ऐसा ही किस्सा है जो सुनकर रह जाता है, पर सच है या झूठ मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप थोड़ा गहराई में सोचे तो आज भी हमारे अपने गांव में ऐसी कितनी जगहें हैं और ऐसे कितने किस्से हैं जिनके राज हम आज तक नहीं जान पाए, और जिनके बारे में हम जो कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं उसके बाद अकेले वहां जाने की हमारी कभी हिम्मत नहीं होती। यह कहानी पुरानी है, तब जबकि एक पूरे स्कूल में सिर्फ 1 या 2 शिक्षक हुआ करते थे और एक अकेला शिक्षक सभी कक्षाओं को एक साथ पढ़ाया करता था, जिससे स्कूल का माहौल पूरी तरह से अलग था। उस समय उनके गांव को मिलाकर और अड़ोस पड़ोस के कुछ 4-5 गांवों के लिए वहां सिर्फ एक सरकारी स्कूल था, जो कि पड़ोस के गांव में स्थित था। 2 महीने पहले ही स्कूल पर एक नए शिक्षक नियुक्त किए गए थे, जिनका नाम शिवाजी था। चुनावी माहौल था तो स्कूल के साथ साथ चुनावी कामकाज भी शिवाजी के गले पड़ गया था। ऐसे ही एक दिन की बात है, एक चुनावी मीटिंग के सिलसिले में शिवाजी स्कूल जल्दी बंद करके दूसरे गांव के तहसील कार्यालय चला गया था। वापस गांव आते आते शिवाजी को आधी रात हो चुकी थी। वैसे वह स्कूल का सारा काम खत्म कर अपने घर पर लौट आया। हर रोज वह स्कूल का सारा काम खत्म कर शाम होते होते अपने वाड़े पर लौट आया करता था। लेकिन जब से चुनाव का काम बढ़ गया था, तब से उसे रोज घर लौटने में रात के करीब 9 बज रहे थे। एक दिन रात के 11 बज गए थे और गांव के एक पुराने वाड़े में शिवाजी अकेला किराए पर रहता था। उसने अब तक अपने परिवार को अपने साथ नहीं लाया था। असल में वह वहां से अपनी ट्रांसफर के लिए हाथ पैर मार रहा था, लेकिन चुनावी माहौल होने के कारण उसे कुछ दिन और इंतजार करने के लिए कहा गया था। चुनाव मीटिंग खत्म होते ही शिवाजी अपनी लूना लेकर घोर काले अंधेरे में लाइट चमकाते हुए गांव की सीमा में प्रवेश हुआ। तभी उसका ध्यान रास्ते के किनारे दूर खड़ी एक परछाई की ओर चला गया। वहां कोई था जो अपने दोनों हाथ हिलाकर उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। लूना पर जो पुराने जमाने की मोटर वाली हेडलाइट थी, उसकी रोशनी बहुत कम थी, इसीलिए कम रोशनी में शिवाजी ठीक से देख नहीं सका और उसने अचानक से ब्रेक लगाकर लूना रोक दी। अचानक अब उसे एहसास हुआ कि गांव की सभी लाइट चली गई हैं, और वह अच्छे से जानता था कि अगर एक बार लाइट चली जाती है तो फिर उसका कोई भरोसा नहीं होता कि वह कब लौट आए। यह बात वह मन ही मन में सोच ही रहा था कि तब फिर से उसका ध्यान सामने चला गया, जहां उसे कोई दिखाई दे रहा था। हेडलाइट की रोशनी में शिवाजी ने ध्यान से देखा तो सामने पागल वैताल हाथ ऊपर करके खड़ा दिखाई दिया। गांव के लोग उसे वैताल ही कहकर बुलाते थे और गांव में कोई नहीं जानता था कि यह पागल गांव में कब और कैसे आया था। सुना था कि पिछले साल एक रोज अचानक वह गांव के शमशान के पास एक बरगद के पेड़ के पास दिखाई दिया, और उस दिन के बाद से उसकी मौजूदगी गांव में एक रहस्य बनकर फैल गई थी। वह पागलों की तरह हरकतें कर गांव वालों को डरा रहा था, लेकिन उसने किसी को कोई तकलीफ नहीं दी थी। स्वभाव से वह थोड़ा अजीब था, क्योंकि जब भी वह गायब हो जाता तो 15 से 20 दिन किसी को दिखाई नहीं देता था, और लोग सोचते थे कि अब की बार वह गांव छोड़कर चला गया होगा।
लेकिन एक दिन अचानक वह फिर उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठा दिखाई देता। फिर अचानक वापस आकर अपनी रहस्यमयी हरकतों से सबको हैरान कर देता था। वह कभी किसी से खाना या भीख भी नहीं मांगता था और न ही किसी से कुछ चाहता था। जब भी शमशान में चिता जलती तो उसके खाने का इंतजाम अपने आप हो जाता। वहां चढ़ाए जाने वाला श्राद्ध ही उसका भोजन था, इसलिए उसे किसी ने गांव के बाहर भगाने की कोशिश तक नहीं की थी। लाश को देखकर वह खिलखिलाकर हंसता और बस इतना कहता, ये जरूर नरक जाएगा। उसके मुंह से स्वर्गीय शब्द कभी नहीं निकलता था, तो वो कभी कहता, ये भटकता रहेगा, इसे कभी शांति नहीं मिलेगी, इसे तो मैं अपने साथ रखूंगा। लोग उसकी ऐसी हरकतों के कारण उससे डरते थे और उससे दूर ही रहते थे, और इन्हीं हरकतों के कारण गांव वालों ने उसे वैताल नाम दिया था। जैसे ही लूना रुकी, उसकी लाइट भी अचानक बंद हो गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अपने पास के बैग से टॉर्च निकालकर उसकी रोशनी सामने करते हुए शिवाजी ने पूछा, क्या रे वैताल, तूने मुझे रोका क्यों? वैताल बरगद के पेड़ और अपने आसपास नजर घुमाकर अचानक जोर से खिलखिलाकर हंसने लगा। अरे पागल, बोल जल्दी, खाना वाना चाहिए क्या? शिवाजी ने पूछा। वैताल हंसते हंसते अचानक से रुक गया और फिर वह धीरे से बोला, नहीं, मैं बाहर ही ठीक हूं, तुम खाना खा लो, वहां कितनी देर लगेगी क्या पता। शिवाजी ने आधा पका हुआ खाना खाया और अभी अभी उतार कर रखी कमीज चढ़ाकर उसने कील पर टंगा ताला निकाला। अचानक कील पर टंगा हुआ कैलेंडर भी नीचे गिर पड़ा। शिवाजी ने कैलेंडर को उठाकर कील पर फिर से लटका दिया और तब उसने देखा कि कैलेंडर पर आज की तारीख पर कुछ निशान बना हुआ था, पर उसने उस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया। फिर उसने सोचा कि ताला लगाने की भी क्या जरूरत है, इतनी रात को वहां कौन आने वाला है, और फिर उसने ताला भी नहीं लगाया और ऐसे ही वह घर से बाहर चला गया। दरवाजे की कुंडी लगा ली और पीछे मुड़कर देखा, बूढ़ा वहीं दूर अंधेरे में खड़ा था। शिवाजी ने अपनी लूना निकाली और उस पर बैठा कि तभी उसे महसूस हुआ कि लूना के टायर में हवा नहीं है। उसने लूना को खंभे के पास खड़ा करते हुए कहा, बाबा, लूना के टायर में हवा ही नहीं है। और ऐसा कहते हुए शिवाजी ने मुड़कर देखा तो बूढ़ा कब का आगे निकल चुका था और वह जल्दी जल्दी में चल रहा था। शिवाजी को लगा कि शायद बूढ़े ने पहले ही देख लिया होगा और उसे देर हो रही होगी, इसलिए वह तेजी से आगे बढ़ रहा था। इसलिए वह बिना कुछ कहे बूढ़े के पीछे पीछे चलने लगा। बूढ़ा अब कुछ दूर आगे जा चुका था। चलते हुए दोनों में थोड़ा अंतर पड़ चुका था। अंधेरे में शिवाजी को उस बूढ़े के सिर सफेद कपड़े लहराते हुए दिखाई दे रहे थे, जैसे कोई सफेद धुएं जैसी आकृति उसके आगे आगे चल रही हो, जैसे वह बूढ़ा नहीं बल्कि कोई अदृश्य शक्ति हो। कुछ दूर आगे जाने पर शिवाजी को लगने लगा कि टॉर्च को साथ ले लेता तो अच्छा होता, क्योंकि अब उसे हर चीज धुंधली सी दिखाई देने लगी थी। लेकिन बूढ़ा एकदम से चलने लगा, इसलिए शिवाजी को सोचने का वक्त ही नहीं मिला था और वह बस उसकी परछाई का पीछा करता रहा। सामने सफेद धुएं सी हिलती हुई आकृति के पीछे पीछे शिवाजी के पांव तेजी से पड़ रहे थे और तेज चलते हुए वह दोनों गांव के बाहर आ गए। शिवाजी ने ऊपर आसमान में देखा, आसमान में सिर्फ तारे नजर आ रहे थे। आसपास से आती झिंगुर की एक तेज आवाज उसके कानों में गूंजने लगी थी। दूर कहीं पर कुत्ते रो रहे थे, उनकी आवाजों में एक अजीब सी बेचैनी थी। तभी अचानक शिवाजी को किसी की पीछे से आते कदमों की आहट सुनाई दी, जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। शिवाजी ने हल्के से पीछे मुड़कर देखा, उसे उसके पीछे कुछ लोग आते हुए दिखाई दिए, लेकिन उनकी शक्लें अंधेरे में अस्पष्ट थीं। सामने बूढ़ा जैसा था, ठीक वही लोग थे। शिवाजी को इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा। उसने सोचा कि गांव के ही लोग होंगे और उनके होने के एहसास से अब उसे थोड़ा अच्छा लगने लगा था, जैसे कोई अपना साथ दे रहा हो, जिससे अंधेरे में अकेला महसूस होने का डर कुछ कम हो गया था। कुछ दूर चलने पर शिवाजी ने सामने चल रहे बूढ़े की ओर आंखें बारीक करते हुए देखा। उसे अब भी सिर्फ उनके कपड़े दिखाई दे रहे थे, हवा में लहराते हुए, कोई भूत जैसे।
अचानक शिवाजी को उल्लू की वह आवाज साधारण नहीं थी। आवाज को सुनकर शिवाजी अपनी जगह पर ही रुक गया। शिवाजी के रुकते सामने चल रहा बूढ़ा भी रुका। शिवाजी ने फिर से पीछे मुड़कर देखा और उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे चलने वाले जो गांव वाले थे उनकी संख्या अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है और शिवाजी के रुकने के साथ ही वे सभी अपनी जगह पर रुक गए थे। अचानक आसमान में एक गड़गड़ाहट सुनाई दी, जैसे कहीं से तूफान आने वाली हो। एकदम से सब माहौल पहले से भी ज्यादा ठंडा हो गया। आसमान बादलों से घिरते हुए अंधेरे में डूबता चला गया और घिरते हुए बादलों ने तारों की जो हल्की रोशनी थी उसे भी पूरी तरह से ढक दिया। अब अंधेरा पहले से भी ज्यादा घना हो गया था। शिवाजी को समझ नहीं आ रहा था कि वहां आखिर क्या हो रहा है। अचानक से आसमान में बिजली कड़की। एक पल के लिए सब तरफ रोशनी चमकी और उस चमकती हुई रोशनी में शिवाजी ने ध्यान से देखा। उसके पीछे खड़े गांव वालों के हाथ, पैर, सर कुछ भी नहीं था। सिर्फ उनके सफेद कपड़े हवा में लहराते हुए दिखाई दे रहे थे और उनके कदमों की आहट भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसे वह बूढ़ा पहले चल रहा था। तब उसे याद आया कि आज सुबह ही उसने कैलेंडर में देखा था। आज की तारीख के सामने गोल बनाया गया था। आज अमावस की रात थी और अमावस की रात को गोविंद काका ने उसे घर से बाहर निकलने के लिए मना किया था, क्योंकि इस रात को लेकर उन्होंने हमेशा ही वैताल और अजीब घटनाओं के बारे में चेतावनी दी थी। उस डरावने एहसास से उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसका शरीर डर के मारे कांपने लगा। उसने जैसे तैसे हिम्मत कर अपना एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन उसने देखा सामने खड़े बूढ़े ने और पीछे खड़े लोगों ने ठीक वैसे ही हरकत की जैसे वह सभी लोग उसके साथ बंधे हों। ये देख उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह सोचने लगा कि अब क्या करूं, क्योंकि मैं जहां भी जाऊंगा ये सारे अदृश्य लोग मेरे पीछे पीछे आ जाएंगे। अचानक से सामने वाले बूढ़े ने कुछ हरकत की और उसी के साथ एक मशाल जल उठी। शिवाजी उसकी ओर देखता रह गया और फिर एक एक कर वहां न जाने कितनी सारी मशालें जलनी शुरू हो गई। अब शिवाजी के चारों तरफ मसालों की पीली रोशनी फैल गई थी, जिसकी रोशनी ने अंधेरे को चीरते हुए चारों ओर का दृश्य साफ कर दिया। उसने देखा सामने एक साथ रची हुई दो चिता थीं, जिनमें एक चिता खाली थी तो दूसरी चिता पर सफेद कपड़े में लिपटा हुआ एक शव रखा था और उसे सिर्फ अग्नि देना बाकी था। आसमान में घने बादल छाए थे। वातावरण में ठंड बढ़ती जा रही थी और हवा में एक अजीब सी शांति थी। आसपास इतनी सारी मशालें जल रही थीं और फिर भी शिवाजी का शरीर ठंड के कारण थरथरा रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसे नजर उठाकर आसपास देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उसकी आंखें चकरा रही थीं और उसके दिमाग में जैसे सब कुछ उलझा हुआ था। उसे कुछ भी साफ साफ समझ नहीं आ रहा था कि वहां क्या हो रहा था। वो आज तुम्हें ले जाएंगे। शिवाजी ने आसपास टॉर्च घुमाकर अंधेरे में देखा और फिर से पूछा, कौन कौन मुझे ले जाएगा? खी करते हुए वह फिर से डरावनी हंसी हंसने लगा। शिवाजी ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि शिवाजी ने उसके घर आने वाले गोविंद काका से वैताल के बारे में और उसकी अजीब हरकतों के बारे में पहले ही सुन रखा था और वह अच्छे से जानता था कि गांव का अनुभव ऐसा ही होता है। उसने वैताल की तरफ ध्यान नहीं दिया और अपनी लूना पर पैर मारते हुए तेजी से अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही टॉर्च की रोशनी में घर के सामने जमीन पर उसे मुट्ठी भर बीड़ी के टुकड़े दिखाई दिए। बीड़ी के जलते टुकड़ों को देख वह समझ गया कि शायद गोविंद काका मेरा इंतजार करते हुए बहुत देर तक यहां बैठे होंगे। एक वही थे जो यहां बैठकर एक के बाद एक बीड़ी पिया करते थे। शिवाजी के उस किराए के वाड़े के बाहर पुराने जमाने की पत्थर से बनाई हुई काफी बड़ी दो सीढ़ियां थीं, जहां कोई भी आदमी आराम से बैठकर घेरा मार सकता था। उन सीढ़ियों के पास ही एक बिजली का खंभा था और जब लाइट होती थी तब गोविंद काका एक बीड़ी का बंडल लेकर वहां आकर बैठ जाते और बीड़ी पीते हुए शिवाजी को गांव के किस्से सुनाया करते थे, जिनमें अक्सर गांव में कहीं झगड़ा हो गया, किसी की बीवी घर छोड़कर भाग गई, किसी को कहीं चुड़ैल दिखाई दी, किसी को भूत दिखाई दिया और ऐसे किस्से सुनाकर वह खुद भी हंसा करते।
हाल ही के दिनों में वह शिवाजी से कहने लगे थे कि गांव के आसपास कुछ परछाइयां घूमती हुई दिखाई दी हैं, जो लोगों को अपने साथ चलने के लिए कहती हैं। भूल कर भी कभी उनके साथ चले मत जाना, गोविंद काका ने चेतावनी दी, क्योंकि जो एक बार उनके साथ चला वह कभी वापस नहीं लौटा। शिवाजी को उनकी यह बातें बेवकूफी लगती थीं, लेकिन बातचीत करने के लिए शिवाजी को उनके सिवा कोई और नहीं मिलता था। गोविंद काका गांव में अकेले ऐसे इंसान थे जिनके साथ शिवाजी का थोड़ा बहुत वक्त गुजरता था। बाकी गांव के लोगों से शिवाजी की ज्यादा जान पहचान नहीं थी, और होती भी कैसे। शिवाजी सुबह सुबह घर से स्कूल के लिए निकल जाता और शाम होने के बाद ही लौट आता था, जिससे वह गांव वालों से ज्यादा घुल मिल नहीं पाता था। गोविंद काका देर रात तक घर की सीढ़ियों पर बैठे रहते, यहां वहां की बातें करते और बातें करते करते बीड़ी का धुआं निकालते, फिर देर रात अपने घर चले जाते थे, जैसे उनका रोज का रूटीन हो। शिवाजी का भी कुछ ऐसा ही था। रोज घर आने के बाद केरोसिन के स्टोव पर अपने लिए खाना पकाता और वहीं खाना खाकर सो जाता। जब कभी छुट्टी होती तो सुबह की पहली बस से अपने गांव चला जाता और सीधे सोमवार सुबह ही लौट आता था। ऐसे में किसी के साथ बात करने या दोस्ती करने के लिए उसके पास वक्त कहां था। शिवाजी ने अपनी लूना बिजली के खंभे के पास खड़ी की, ताला खोला और घर के अंदर चला गया। आदतन टटोलते हुए उसने दिया जलाया, अपने कपड़े बदलकर हाथ पैर धोए और फिर स्टोव पर दाल चावल पकाने के लिए चढ़ा दिए। अपनी पेटी में कुछ कागजात रखे और उसी में से एक किताब निकालकर दीवार को तकिया लगाकर सटकर बैठ गया और पास ही रखे दिए की पीली रोशनी में वह किताब को पढ़ने लगा। उसे अच्छे से पता था कि दाल चावल पकने में 15 से 20 मिनट लगने वाले हैं, लेकिन किताब पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें झपकने लगीं। मास्टर जी है क्या? बाहर खिड़की के पास से आती एक अनजानी आवाज उसके कानों पर पड़ी और वह सोचने लगा कि यह आवाज कहां से आ रही है। उसने वहीं पर बैठे बैठे बाहर देखा। उसे खिड़की के बाहर कुछ हलचल दिखाई दी, तो शिवाजी लालटेन लेकर खिड़की के पास चला गया। बाहर एक सफेद शर्ट, सफेद धोती और सफेद टोपी पहने हुए कोई आदमी खड़ा था। वह आदमी सीढ़ियों से थोड़ा दूर होने के कारण शिवाजी को उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दिया और उसे महसूस हुआ कि आज बाहर बहुत घना और गहरा अंधेरा है। कौन है? शिवाजी ने पूछा। जी मैं आपको लेने आया हूं। शायद आप मुझे नहीं पहचानते, पर मैं तुम्हें जानता हूं। उस बूढ़े ने अपनी शांत, ठंडी और बूढ़ी कांपती आवाज में कहा। शिवाजी को लगा कि गांव का कोई बूढ़ा इंसान होगा जो शायद देर रात किसी काम से बाहर निकला हो। इतनी रात को मुझसे क्या काम है? शिवाजी ने पूछा। कुछ खास नहीं, अगर संभव हो तो पुल पर जाना था। उस गांव के नजदीक से एक नदी बहती थी, जहां पर गांव वालों ने श्रमदान करके एक पुल बनवाया था और उसी पुल के बाजू में गांव का शमशान था, वहां जाना था। इतनी रात को पुल पर क्यों जाना है? शिवाजी ने पूछा। अब इतनी रात ऐसे बेवक्त लोग पुल पर क्यों जाते हैं? जाहिर सी बात है श्मशान पर जाते हैं। तुम्हारे पास साइकिल है, इसलिए सोचा कि तुम्हें लेता चला जाऊं। कोई मरा है क्या? शिवाजी ने पूछा। हां, बाहर अंधेरे से उसके सवाल का जवाब आया। पता नहीं कौन है, पर वो इस गांव का नहीं है। और बाकी गांव के लोग कहां हैं? शिवाजी ने फिर से पूछा। वो सब तो लाश के साथ आगे चले गए हैं। किसी को अंतिम विदा करना पुण्य का काम होता है, उसके लिए वक्त नहीं देखा जाता। अगर तुम्हें संभव है तो तुम्हारे लिए रुक जाता हूं, नहीं तो मैं अकेले ही चला जाऊंगा। शिवाजी ने पीछे स्टोव को देखा तो दाल चावल का पानी उबल रहा था। उसने बाहर अंधेरे में देखते हुए कहा, बाबा बस 5 मिनट रुकिए, सुबह से कुछ खाया नहीं हूं, थोड़े चावल खा लेता हूं और फिर निकलते हैं। शिवाजी पीछे मुड़ा और कुछ सोचकर कहा, आपने खाना खाया या नहीं? मैं दरवाजा खोलता हूं, आप अंदर आ जाइए। और फिर उसने दरवाजे की कुंडी खोलने के लिए कदम बढ़ाए। बूढ़े ने दूर अंधेरे में से ही कहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे हर चीज रुक गई हो और आसपास की परछाइयां जैसे घुटनों पर झुकी हुई हो, मानो कोई बड़ा महाराज आने वाला हो। और ठीक उसी क्षण चिता पर जो शव पड़ा था वह अचानक से धीरे धीरे उठकर बैठ गया, जैसे किसी ने उसे जिंदा कर दिया हो।
शिवाजी की आंखें आश्चर्य और भय से फैल गईं और वह हर पल उस अजीब दृश्य को अपने सामने महसूस कर रहा था। उसकी धड़कन तेज होती जा रही थी। उस लाश ने धीरे धीरे अपने पैरों को नीचे छोड़ दिया और अपने घुटनों पर दोनों हाथों को रखते हुए वह शव धीरे धीरे अपने आप को उठा लिया, जैसे कोई राजा अपने सिंहासन पर बैठने के लिए उठता है। उसने अपने दोनों हाथ धीरे धीरे आसमान की ओर उठाए, फिर सिर ऊपर कर दोनों हाथ जोड़े। फिर उसने अपने हाथ धीरे धीरे नीचे करते हुए उसने अपने चेहरे पर सफेद कपड़ा हटा दिया। कपड़ा हटाते ही शिवाजी ने ध्यान से उस प्रेत का चेहरा देखा और उसे वह चेहरा कुछ जाना पहचाना सा महसूस हुआ। शिवाजी ने फिर से अपनी आंखें बारीक करते हुए ध्यान से देखा और उसी पल उसके शरीर में जैसे कोई तेज बिजली दौड़ गई। लकड़ियों की चिता पर महाराज की तरह बैठा हुआ शव और कोई नहीं बल्कि गांव का पागल वैताल था। शिवाजी बस हैरान होकर उसे देखता रह गया। आओ मास्टर, हमारी पालकी का मान आज हम तुम्हें देना चाहते हैं। पागल वैताल के शब्द शिवाजी ने बिल्कुल साफ साफ सुने थे। मान कैसा मान, और तुम कौन हो? शिवाजी ने घबराहट से लहजे में पूछा। पागल वैताल एक भयंकर राक्षस की तरह डरावनी हंसी हंसने लगा। अरे इस मूर्ख इंसान को बताओ कि हम कौन हैं, और ये भी कि पालकी का मान क्या होता है। जिस बूढ़े ने शिवाजी को यहां तक लाया था, अब वह अचानक शिवाजी के सामने आकर खड़ा हो गया। मास्टर, ये हमारे वेताल महाराज है। वेताल महाराज मतलब हम भूतों के राजा। आज अमावस है और आज ही के दिन महाराज की पालकी निकलती है। उस पालकी के सामने हम सभी भूत, पिशाच, हड़ल चुड़ैल डाकिनियां सब नाचते हैं। जिसे इस पालकी का मान मिलता है, सभी भूत उसके इशारे पर नाचते हैं। वेताल महाराज खुश हुए तो अगली अमावस उसे महाराज जैसी दूसरी पालकी में बैठने का मौका मिलता है। शिवाजी को उनकी किसी भी बात का मतलब समझ नहीं आ रहा था। वह इतना डरा हुआ था कि खड़े खड़े बस कांप रहा था। तभी बूढ़े ने अपने हाथ में थामी मशाल को आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम सिर्फ इस दूसरी चिता को आग लगा दो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। शिवाजी के हाथ में मशाल देकर बूढ़ा फिर से अंधेरे में गायब हो गया। शिवाजी खड़े खड़े वैताल को घूरता रहा। आगे बढ़ने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसका गला सूख चुका था और मशाल भी आग में थरथरा रही थी। कुछ देर चुप रहकर वैताल ने अपनी लाल लाल धधकती आंखों से शिवाजी की ओर देखा और फिर एक गहरी गुर्राती हुई आवाज में उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। शिवाजी ने अपने थरथराते हाथों से चिता में आग जला दी। एक पल में वह चिता धधकते हुए जलने लगी और शिवाजी को ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसकी खुद का शरीर उस आग में जल रहा हो। मांस के जलने की गंध हर तरफ फैल गई। नदी के ठंडे पानी से भी अजीब सी परछाइयां बाहर निकलकर ऊपर उठने लगीं। पेड़ों पर टंगी अजीब सी आकृतियां धीरे धीरे नीचे उतरने लगीं। इतने में अचानक एक तेज फूटने की आवाज आई, जैसे किसी खोपड़ी का अचानक से फट गई हो। और उस आवाज के बाद जो अब तक शिवाजी को डर सता रहा था, वह अचानक से गायब हो गया। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसका शरीर अचानक से हल्का हो गया हो, और फिर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह बाकी भूतों की तरह हवा में लहरा रहा हो। वह एक डरावनी हंसी हंसते हुए उत्साहित होकर वहां झूमने लगा। वैताल ने एक इशारा किया और उसी क्षण लाल फूलों से सजी एक पालकी हवा में लहराती हुई वहां आ गई। वैताल धीरे से पालकी में बैठ गया और फिर वह पालकी स्मशान के चारों ओर घूमते हुए धीरे धीरे नदी की ओर उतरने लगी। ढोल नगार की आवाज गूंजने लगी और सफेद कपड़ों में लिपटे हुए जो भूत थे वे नाचने लगे। शिवाजी को यह समझ नहीं आ रहा था कि वे सच में सफेद कपड़े पहने हुए थे या उनका पूरा शरीर ही सफेद था। यह फर्क अब शिवाजी जान चुका था, लेकिन सब कुछ भूलकर वह बेहोश सा सबके सामने नाचने लगा। किसी पागल की तरह उसे जरा भी होश नहीं था। रात के गहरे अंधेरे में ढोल नगार की आवाज हर तरफ गूंज रही थी।
गांव के पास अपने झोपड़े में सो रहे गोविंद काका ने वह अजीब आवाज सुनी और तुरंत अपने कान बंद कर लिए। सुबह सुबह जब लोग उठे तो उन्होंने स्मशान से उठता हुआ घना धुआं देखा। एक एक कर गांव के लोग स्मशान की ओर बढ़े और उन्होंने देखा कि वहां एक चिता पड़ी हुई थी जो पूरी तरह से बुझ चुकी थी। उसमें लाल और पीले अंगारे दहक रहे थे और उन्हीं अंगारों से काले धुएं के धुआं उठ रहे थे। उसी चिता के पास एक जोड़ी चप्पल पड़ी हुई थी, लेकिन किसी को भी यह नहीं पता था कि वह चप्पल किसकी थी। हर कोई उसे देखकर हैरान था, लेकिन गोविंद काका ने चप्पल को देखा और बिना कुछ कहे सब कुछ समझ गए थे। वह किसी से बिना कुछ कहे सीधे मास्टर जी के घर की ओर चल पड़े। वहां से जाते जाते उनकी नजर अचानक बरगद के पेड़ की ओर चली। वहां भी आज पागल वैताल कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसका आसन खाली पड़ा था, जो कि एक पुरानी पट्टी चटाई थी। गोविंद काका तेजी से कदम बढ़ाते हुए मास्टर जी के घर पहुंचे। बाहर खंभे के पास शिवाजी की पंचर लूना खड़ी थी और घर का दरवाजा खुला हुआ था। गोविंद काका ने दरवाजा खोलकर अंदर झांका और देखा कि नीचे जमीन पर कैलेंडर पड़ा हुआ था। उन्होंने चारों ओर मास्टर जी को पुकारा और कई बार आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मास्टर जी का बैग, उनकी किताबें और बाकी सारी चीजें वहीं पर बिखरी पड़ी थीं। गोविंद काका की आवाज सुनकर गांव के कुछ लोग वहां इकट्ठा हो गए। उन्होंने काफी देर तक मास्टर जी की राह देखी। कुछ लोगों ने उनसे सवाल किया, वहां क्या हुआ है? तब काफी देर तक इंतजार करने के बाद गोविंद काका ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे लगता है कि वह चिता मास्टर जी की है। मैंने पिछले महीने ही उनके कैलेंडर पर आज की तारीख पर गोल निशान बनाया था और उन्हें यह कहा भी था कि आने वाली अमावस की रात घर से बाहर मत निकलना, पर मुझे लगता है कि वह उसे ले गए हैं। मैंने उन्हें साफ साफ बताया था कि रात में वैताल घूम रहा है, जो लोगों को पुकारती है और अपने साथ ले जाती है। कल रात मैंने ढोल नगार की आवाज सुनी थी और यह सब कुछ बताने के लिए मैं कल रात यहां आया भी था, लेकिन मास्टर जी से मेरी मुलाकात ही नहीं हुई। यह सब आसपास खड़े लोगों को बताते हुए गोविंद काका की आंखों में आंसू भर आए थे, पर इस बात पर वहां खड़े लोगों में से किसी का भी ध्यान नहीं गया। लोग फिर से धीरे धीरे बिखरते चले गए, क्योंकि उनमें से कोई भी मास्टर जी को जानता नहीं था। और फिर गोविंद काका अपनी नम आंखों से वहीं पर पुरानी सीढ़ी पर बैठ गए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे आसपास जो रहस्यमयी घटनाएं घटती हैं, उनका कारण अक्सर हमें समझ में नहीं आता, लेकिन उनके साथ जुड़ी चेतावनियां और अनुभव अक्सर हमें हमारे डर का सामना करने की शक्ति देते हैं। कभी कभी हमारे द्वारा अनदेखी की जाने वाली बातों को नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है और हमें अपनी सीमा के भीतर रहकर ही अजनबी घटनाओं और स्थानों से जूझना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी डरावनी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करेंगे तो इससे मुझे और भी डरावनी कहानियां लाने का मोटिवेशन मिलेगा। अगर आपके पास भी कोई अपनी हॉरर या रियल लाइफ स्टोरी है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं आपकी कहानी को यहां हमारे चैनल में सुनाऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। हर चेतावनी के पीछे एक सीख छिपी होती है।